हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है मुगल काल का इतिहास। मुगल काल के इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं शेरशाह का जो अफगानों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दूसरे अफगान हमारा इस तक पर यानी हुमायूं के बाद यानी अफगानी शेरशाह का जो है शासन होती है इस बीच में। और हम देखते हैं कि मुगल काल के इतिहास के अंतर्गत जो है शेरशाह का महत्वपूर्ण हाथ तो रहता ही, साथ ही हम देखते हैं कि इसमें जो मुगल काल के इतिहास के अंतर्गत जो प्रशासनिक विभाजन है यानी उनका जो भूराजस्व नीति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुगलों का जो है अग्रिम के रूप में जाना जाता है। और हम देखते हैं इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जो है सिविल सर्विस में किसी भी प्रश्न पूछे जाते हैं शेरशाह के जीवनी एवं उपलब्धियों के बारे में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि उसके भूराजस्व अर्थात जो है उसकी प्रशासनिक विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साम्राज्य विस्तार और उसकी जो समस्याएं हुई थी, क्या क्या हुई थी, और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले देखते हैं कि जो है शेरशाह के बारे में, शेरशाह की जीवनी एवं उपलब्धियों के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार में कौन कौन सी समस्याएं हुई थी और उसकी जो प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत उनकी भूराजस्व नीति क्या थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले जो है शेरशाह की जीवनी के बारे में, उसके बाद उसका साम्राज्य विस्तार के बारे में और कौन कौन सी समस्याएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद उसकी प्रशासनिक विभाजन यानी भूराजस्व नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेरशाह का जो है मूल नाम जो फरीद खां है, और जो शेर खां बाद में उसका नामकरण उपाधि है। ये क्या है? ये हमारा उपाधि है, हमारा शेर खां। फरीद खां जो है इसका मूल नाम है। ये क्या है? मूल नाम है, ये मूल नाम, और ये उपाधि है ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि फरीद खां का जन्म 1474 यानी 1474 ईस्वी में हुआ था। और हसन खां की, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम जो है हसन खां है। उनकी पहली अफगान पत्नी से ही इनका जन्म हुआ था फरीद खां को। हसन खां की जौनपुर में एक छोटी सी रियासत थी। हसन खां इनके जो पिता है, इनकी जौनपुर में एक छोटी सी क्या है जमींदारी थी इसकी। लेकिन पिता से मनमुटाव और विमाता, यानी पिता से मनमुटाव हुआ, विमाता मतलब सौतेली जो इनकी माँ है, उस सौतेली माँ से की दुष्टता से तंग आकर ये जौनपुर भाग कर आ गया। यहाँ जौनपुर भाग आए। और सबसे पहले देखते हैं कि जौनपुर में इन्होंने क्या क्या सीखा। यहाँ इन्होंने अरबी सीखा, फारसी सीखा, इतिहास एवं कई महापुरुषों के जीवन गाथाओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से ज्ञान प्राप्त किया। और इन्होंने जीवन गाथाओं के पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं कि क्या था, फरीद की जो बहुत ही तीव्र बुद्धि देख करके जमाल खान ने जो है ने हसन खां को अपने पुत्र से संबंध अच्छे करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी बहुत बड़ा जमींदारी थे सुल्तान। तो ये जो हसन खां पिता पुत्र से संबंध बनाने का बहुत प्रयास किया था जमाल खां ने, लेकिन जमाल खां के प्रयास से पिता पुत्र के जो संबंध जो था बहुत ही अच्छा संबंध सुधर गए। फरीद खां फिर क्या किए, घर लौट गए और हसन खां ने अपनी जागीर का प्रबंध जो है फरीद के हाथों में सौंप दिया। फिर क्या, अपनी जो है हसन खां इनके जो पिता है वह जागीर जो है इनके अपने पुत्र फरीद खां को वापस दे दिया, यानी उसका जितना जागीर का था उसके हाथों में सौंप दिया। अब हम देखते हैं इसकी कहानी में देखते हैं क्या होती है कि फरीद खां ने जो यहीं पर क्या था, यह कृषक और भूमि सुधार के लिए ये कार्य किया। यानी फरीद खां जो है अपने इस पिता के संरक्षण में, यानी उनकी जागीर जिस समय मिली थी उस समय कृषकों के लिए और भूमि सुधार के लिए बहुत अच्छा कार्य किए, और काफी अनुभव इनका भी रहा। और इस तरह से परगना के शासक, यानी वहाँ के जो शासन, परगना के जो शासन था वहाँ का बहुत ही सुव्यवस्थित सुदृढ़ व्यवस्थित किया था फरीद खां ने। तो इस तरह से देखते हैं विमाता फिर क्या हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि जो विमाता है, जो सौतेली माँ है, वो विमाता के द्वारा भड़काया गया, यानी अपने पति को यानी हसन खां को जो है भड़काया, इनके कान भरे, और फरीद खां फिर जो अपनी जागीर का प्रबंध वापस ले लिया। यानी इनके पिता जो है उनसे जो है जैसे कान भरे,
तो उसी तरह जो है इनके पिता जो है हसन खान जो है अपने पुत्र से शासन प्रबंध जितना भी था वापस पुत्र से ले लिया। अब क्या होता है कि बाद में जो हसन खां की मृत्यु के बाद, यानी हसन खां की जब मृत्यु हो जाती है, इनके पिता फरीद खां के पिता यानी हसन खां की जब मृत्यु हो जाती है, तब इब्राहिम लोदी ने जो है फरीद खां के पिता का उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस समय इब्राहिम लोदी थे तो फरीद खान के पिता का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि यही योग्य है और यही उत्तराधिकारी होंगे। तो इब्राहिम लोदी जैसे ही घोषित कर दिया, अब क्या होता है कि सारा जो उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद सारा उनका कार्यभार, पिता का कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इनके सौतेले जितने भी भाई थे उनका व्यवहार से तंग आ गए, यानी इनके सौतेले भाई थे सभी इनको बहुत तंग किया, बहुत परेशानी में डाला। तो इस तरह से सौतेले भाइयों के व्यवहार से तंग आकर फरीद खान ने क्या किया, वो वहां से चले गए और बिहार के शासक यानी मोहम्मद नुहानी, बिहार के शासक जो थे मोहम्मद नुहानी की यहाँ नौकरी कर ली, वहां जाकर काम करने लगे। और क्या काम पर रखा, यानी मोहम्मद नुहानी ने जो है फरीद को क्या किया, अपने पुत्र के लिए क्या किया, शिक्षक नियुक्त किया। याद रखेंगे, अपने पुत्र के लिए क्या, शिक्षक नियुक्त किया। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है कि मोहम्मद नुहानी को जो है एक बाघ घेर लेता है, लेकिन वही बाद में बाघ को मारकर नुहानी को जान बचाने के कारण इन्हें शेर खां की उपाधि दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेर खां की उपाधि किसने दी थी, यानी हमारा बिहार के जो शासक जो थे मोहम्मद नुहानी ने दिया था कि उनके बाघ से बचाने के कारण जो है इन्हें शेर की उपाधि जो मिली थी। इसको ध्यान रखेंगे, शेर खां इनका उपाधि है और उपाधि कौन देने थे, मोहम्मद नुहानी ने दिया था, क्योंकि बाघ को मारने के कारण। अब क्या था, शेर खां के विरोधियों द्वारा मोहम्मद नुहानी के अब कान भरना, क्योंकि जो हमारा शेर खां जो था मोहम्मद नुहानी के बहुत करीब जा चुका था और इतनी करीब जा चुका था कि लोगों के उसके आसपास जितने भी थे सभी उसके कान भरने लगे कि आपको ये सब कर देगा, वो सब कर देगा, मतलब कान भरने लगे। तो शेर खां के विरोधियों द्वारा मोहम्मद नुहानी के कान भरने लगे, उनकी जागीरदारी वापस ली गई, यानी इतनी कान भर दी गई कि जो जागीरदारी जो मिला था मोहम्मद नुहानी के द्वारा जितने भी दिया गया था वो भी वापस मोहम्मद नुहानी ने ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है कि जागीरदारी की छीन जाने पर शेरशाह ने क्या करता है, शेरशाह अर्थात फरीद खां या शेर खां है, एक ही है। शेर खां ने जो है जौनपुर के मुगल अधिकारी जुनैद बरलेस, ये नाम बहुत है, मुगल अधिकारी है जुनैद बरलेस की मदद से अपनी जागीरदारी फिर प्राप्त करते हैं। यानी उनके मुगल के जो अधिकारी है जुनैद बरलेस, उसी की मदद से फिर से अपनी जागीरदारी वापस जो है शेर खां को मिल जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, कहानी बहुत ट्विस्ट है, क्योंकि ये पुनः क्या करते हैं कि बिहार के सुल्तान के पास फिर लौटते हैं वहां पर और उनके पुत्र का फिर शिक्षक यानी उस्ताद बना दिए जाते हैं। लेकिन सुल्तान के जब मोहम्मद नुहानी के जब मरणोपरांत जब उसकी मरणोपरांत मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये रानी के विश्वास पात्र बन जाते हैं। कौन, फरीद, शेर खां। शेर खां क्या है, उसकी रानी के सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन जाते हैं, उसके बहुत करीब होते हैं। और शेर खां ने क्या करते हैं, बाद में मोहम्मद लोदी को बाबर के विरुद्ध जो है सहायता भी दी थी। मोहम्मद लोदी को जो है बाबर के विरुद्ध जो है सहायता भी दी थी। तो मोहम्मद लोदी जो के पराजय जब हो गई तो बाद में ये बिहार लौट गए थे। अब क्या घटना घटती है कि 1530 ईस्वी में ये चुनार का दुर्ग के शासक तेज खां सारंग खानी है ना, तेज खां सारंग खानी यानी कहने का तात्पर्य ताज खां, इसी समय जो है ये ताज खां की जो मृत्यु हो जाती है तो उन्हें उनकी दूसरी जो पत्नी है वह लाड मलिका से विवाह कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ भी जो है उनके विश्वास पात्र हो जाते हैं रानी के, इनसे भी जो है काफी करीब हो जाते हैं, काफी इनके धन संपन्न भी हो जाते हैं। और इन्होंने जो है ये हमारे चुनार के दुर्ग के जो शासक था तेज खां सारंग खानी, कहने का तात्पर्य उनका नाम था, ताज खां की मृत्यु जब हो गई तो इनकी दूसरी जो पत्नी थी लाड मलिका, तो लाड मलिका से जो है शेरशाह ने विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है, विवाह कर लिया। इस विवाह से क्या हुआ, शेर खां को चुनार का किला मिल गया, और चुनार के किला के साथ साथ क्या मिला, बहुत सारे धन मिला, हीरे मोती सोने जवाहरात सब मिले, यानी बहुत सारा जो है खजाना प्राप्त हुआ, किन्हें, शेर खां को हुआ।
तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें हुमायूं ने जब महमूद लोदी और उसके समर्थकों को देवराय के युद्ध में, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देवराय के युद्ध में, कि हुमायूं ने जब महमूद लोदी और उसके समर्थकों को देवराय के युद्ध में पराजित किया, तो हुमायूं ने जो है क्या कहते हैं, चुनार विजय के लिए जो है हिंदू बेग को भेजा। क्या है, हिंदू बेग को भेजा। पिछले वीडियो में हुमायूं के बारे में चर्चा किए थे, तो ध्यान रखेंगे शेर खान ने जो हुमायूं से संधि कर ली, क्या कर लिया, शेर खान ने हुमायूं से संधि कर ली। बहुत ही दिमाग का तेज थे और देवराय के युद्ध में जैसे पराजित किया तो हुमायूं ने चुनार के लिए हिंदू बेग को भेजा, लेकिन शेर खान ने क्या किया, हुमायूं से संधि कर लिया। और संधि करने के बाद क्या हुआ, संधि के तहत क्या था कि शेर खान ने जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकारी, हुमायूं की अधीनता स्वीकारी, और इन्हें क्या कहा कि अपने पुत्र कुतुब खां को क्या किया, अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेना में या उनके दरबार में भेज दिया गया, उनके संरक्षण में कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि हुमायूं ने जो है चुनार का किला किसको, शेर खां के आधिपत्य में ही रहने दिया गया, क्योंकि चुनार का किला शेर खां के अधीन में रहने से ये हुमायूं के लिए सबसे बड़ी भूल थी, उसकी राजनीति उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि जो है चुनार का किला शेर खां के अधीन में रहने दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि 1533 से लेकर 1537 ईस्वी तक जो है, जब हुमायूं गुजरात के दौरे पर था, जब हुमायूं क्या था, गुजरात के दौरे पर था, तो शेर खां बिहार का प्रशासन संभाला था। उस समय शेर खां था, बिहार का प्रशासन संभाला। इसी बीच क्या होता है कि शेर खां का पुत्र कुतुब खां क्या करता है, कुतुब खां फरार हो जाता है। यानी जिस समय गुजरात के दौरे पर था तो वह उसके यानी हुमायूं के चंगुल से वह बाहर, कुतुब खां बाहर निकलता है और चंगुल से भाग निकलता है और पिता से जाकर मिल जाता है। अब क्या होता है कि शेर खान ने जो है बंगाल के शासक यानी गयासुद्दीन महमूद पर आक्रमण करता है। क्या, बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद पर आक्रमण करता है, और गयासुद्दीन महमूद क्या करता है, उसका जो है पराजय होकर, यानी वह जाकर गोड़ में छिप जाता है। ये बंगाल में ही है, गोड़ है, गोड़ में ही छिप जाता है और हुमायूं से सहायता मांगता है। कौन, ये हमारा गयासुद्दीन महमूद मांगता है, हुमायूं से सहायता मांगता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हुमायूं से जब सहायता मांगता है, लेकिन क्या करता है शेर खां, पूरे बंगाल का जितना भी है धन संपत्ति जितना था वह बंगाल से सारा धन लूट लेता है। तो उस समय हमारा जो था हुमायूं 6 माह तक उस समय चुनार का घेरा डाले रहा था, और 1538 ईस्वी गोड़ पर फिर इन्होंने अधिकार करता है, हुमायूं अधिकार करता है। इसी बीच क्या करता है शेर खां, क्या करता है, जब वो हुमायूं जब गोड़ पर यानी बंगाल पर अधिपत्य हो जाता है, तो इसी बीच में शेर खां क्या करता है, रोहतास के किले पर जो है अधिकार कर लेता है और वहां पर जाकर सारा धन वहीं रखता है। और यहाँ पर क्या, बंगाल से सारा लूट का धन सब क्या करता है, रोहतास के किले पर अधिकार कर वहीं पर रखता है, क्योंकि बंगाल का सारा लूट का धन वहीं रखता है। तो अब हम देखते हैं कि इस समय सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि यह 1539 ईस्वी में, ये 1539 ईस्वी में क्या होता है, चौसा का मैदान में जो है लड़ाई होता है। अब देखते हैं हुमायूं और जो है शेर खां के बीच में लड़ाई होती है। ये चौसा के मैदान है 1539 ईस्वी का, जो शेर खां और हुमायूं का युद्ध होता है। इसी युद्ध में हुमायूं क्या होता है, घायल होता है, और घायल होता है और उसकी जान बचाने में एक सबसे बड़ा मदद जो है निजामुद्दीन, इसका निजाम शॉर्ट में है और निजामुद्दीन नाम है, इसका उपाधि कुछ और आफ्ताब है। तो इस तरह से जो है निजाम नामक एक भिश्ती ने जो है इसको जान बचाया था नाव से निकाल करके। तो इस तरह से जो है 1540 ईस्वी में जो है फिर एक युद्ध होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होती है, वह है क्या है, बिलग्राम का युद्ध। ये बिलग्राम का युद्ध में जो है शेर खां ने हुमायूं को पूरी तरह निर्णायक रूप से पराजित करता है और वह जो है दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है शेरशाह, क्योंकि इस समय जो है हुमायूं जो है ईरान चला जाता है, वहां पर अपने भाई के जो है इनके गुरु है यानी अकबर जामी जो है, मीर अली अकबर जामी के यहाँ शरण लेता है, उन्हीं के जो है पुत्री से विवाह भी करता है, जो हमीदा बानो बेगम से करता है। तो वो ईरान चले जाते हैं और यहाँ पर शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अपना जो शासन संभालता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कि इब्राहिम लोदी के बाद दूसरा
दूसरा जो क्या है अफगान, दूसरा अफगान वंश के दिल्ली पर अधिकार हुआ होता है किसको, यानी हमारा शेरशाह का। शेरशाह क्या था, शेरशाह 67 वर्ष की उम्र में यह दिल्ली का शासक बनता है 1540 ईस्वी में। तो इसके बाद हम देखते हैं शेरशाह द्वारा जो साम्राज्य का जो विस्तार होती है और उसे कौन कौन सी समस्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शेरशाह द्वारा जो है साम्राज्य विस्तार, क्योंकि शेरशाह जो है कौन कौन से क्षेत्रों में जो है साम्राज्य विस्तार किए थे। तो सबसे पहले जब साम्राज्य विस्तार के लिए ठानी तो सबसे पहले दो इनकी समस्या इनके सामने खड़ी हुई। दो समस्या, सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आ खड़ी वह कौन थी, वह था पश्चिमोत्तर सीमा की ओर से आक्रमण का भय। क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा से ही एक ऐसा था जो उन्हें भय सता रहा था। और इस तरह से दूसरा देखते हैं मुगलों के प्रत्यागमन का भय, कहीं ऐसा ना हो कि मुगलों का जो है फिर से आगमन हो जाए। ये दो ऐसी समस्याएं जो है शेरशाह के लिए समस्याएं खड़ी थी। तो सबसे पहले देखा जाए तो शेरशाह ने अपनी पहली जो समस्या का समाधान के लिए क्या किया, गखर क्षेत्र की पहाड़ी की जातियों पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि वो पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है वह गखर क्षेत्र की जो पहाड़ी जाति जितने भी थे उन जातियों पर आक्रमण कर दिया और उसे दबा दिया गया। यहीं पर देखते हैं, यहीं पर हैबत खां और टोडरमल के नेतृत्व में एक रोहतासगढ़ का भी निर्माण शुरू हुआ, क्योंकि रोहतासगढ़ का पूरा निर्माण करना शुरू कर दिया था। क्योंकि रोहतासगढ़ का जो किले का जो निर्माण किया था वह इस्लाम खां के समय में ही बहुत पहले हो गया था। तो सबसे पहले इन्होंने इस क्षेत्र को यानी हैबत खां और ख्वास खां जैसे योग्य सेनापतियों के हाथों में सौंप दिया। यहाँ देखते हैं योग्य सेनापतियों के हाथों में सौंप दिया हैबत खां और ख्वास खां, दोनों को जो है पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रों में भी तैनात कर दिया और वहीं पर 500 सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई। और इस तरह से पश्चिमोत्तर सीमा के जो क्षेत्र है वह जो है सुदृढ़ सुव्यवस्थित रूप से वह रक्षा हुई। तो इस तरह से जो है पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा की इन्होंने। अब देखते हैं उसके साम्राज्य विस्तार में हम देखते हैं कि मालवा पर अधिकार करता है। क्योंकि मालवा पर पहले क्या था, हुमायूं के अधिकार में था, लेकिन वहां पर एक मल्लू नामक जो है ये क्या है, मल्लू नामक एक स्थानीय सरदार ने क्या किया था, यहाँ पर मांडू, उज्जैन, सारंगपुर कुछ इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर इन्होंने मल्लू खां जो थे वह कादिर शाह के नाम से मालवा का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। मालवा पर का जो है स्वतंत्र शासक बन बैठा था इन क्षेत्रों पर अधिकार करके। मांडू, उज्जैन, सारंगपुर इत्यादि पर अधिकार करके कादिर शाह के नाम से यानी मालवा का पूरी तरह से स्वतंत्र शासक बन बैठा था। इधर हम देखते हैं कि दिल्ली के निकट जो है मेवाड़ आता है और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात के बीच में उपस्थित होने के कारण ये मालवा जो है सामरिक दृष्टिकोण से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। मालवा क्यों सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ और गुजरात के बीच में ही उपस्थित था ये मेवाड़। तो मेवाड़ इसीलिए जो है ये सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो हम यहाँ देखते हैं कि कादिर शाह ने जो है शेरशाह के पुत्र कुतुब खां की मदद नहीं की थी, कुछ मदद मांगी थी लेकिन मदद नहीं मांगा दिया था, कुछ ऐसी बातें थी। तो दो कारणों से जो शेरशाह ने जो है मालवा पर अधिकार किया और करना चाहता था और 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने मालवा पर अधिकार क्यों किया। तो सबसे पहले कि दिल्ली के निकट जो है मेवाड़ और जो है गुजरात के बीच में उपस्थित है हमारा मालवा इसी बीच में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था पहला। दूसरी था कि कादिर शाह ने जो था शेरशाह के जो पुत्र कुतुब खां ने मदद कुछ मांगी थी लेकिन मदद नहीं किया, इसीलिए शेरशाह ने इन दो कारणों से जो है 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से जो है अधिकार किया। रास्ते में जो है क्या था, ग्वालियर का दुर्ग था, ग्वालियर दुर्ग पड़ता उस पर अधिकार किया। जो उसका वहां पर जो किसके अधिकार में था, अब्दुल कासिम बेग के नेतृत्व में इन्होंने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार किया। वहां किसके अधीन में था, अब्दुल कासिम जो है वह बेग के अधिकार में था, वहां पर भी अधिकार किया। इसके बाद देखते हैं कि मालवा विजय के बाद ये रणथंभौर आते हैं, रणथंभौर पर भी विजय किया। और शेरशाह ने क्या किया कि अपने जो सबसे बड़े पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र को क्या किया, आदिल शाह को रणथंभौर का हाकिम नियुक्त कर दिया। क्या किया, हाकिम नियुक्त कर दिया यहाँ पर।
यहाँ पर भी अधिकार होती है। तो मालवा और ग्वालियर दुर्ग रास्ते में पड़ता है, तो ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार किया, इसके बाद रणथंभौर पर अधिकार किया, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका, एक है रायसेन के विजय, रायसेन के किला पर विजय फतह करता है, ये हमारा 1543 ईस्वी। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि रायसेन के विजय कब हुई थी, ये 1543 में किया था। यहाँ पर क्या था, विश्वासघात कर शेरशाह ने एक मालवा के जो है रायसेन किले के राजपूत शासक पूरनमल, यानी राजपूत शासक का थे पूरनमल तथा उसके समस्त परिवार की हत्या कर दी थी। यानी बहुत ही सूझबूझ और दिमाग से जो है ये शेरशाह ने जो विश्वासघात कर शेरशाह ने जो मालवा के रायसेन किले के जो राजपूत शासक पूरनमल और उसके समस्त परिवार की हत्या कर दी। दूसरा है हमारा है सेमल के युद्ध, यो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सेमल के युद्ध कब हुई थी, 1544 ईस्वी में। 1544 में शेरशाह ने राजपूताना क्षेत्र में जोधपुर पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक कौन था, मालदेव था। यहाँ पर भी अपने अधिकार किया। अपने नाम पर राजपूत सरदारों की ओर से एक जाली चिट्ठी लिखवाई, राजपूत सरदारों के नाम से जाली चिट्ठी लिखवाई कि ऐसी व्यवस्था करवाई कि मालदेव जो थे वहां के जो राजा थे वह जो है हाथों में पड़ी। जैसे उसके हाथों में पड़ी तो जाली पत्र के द्वारा जो है वो ऐसी लिखी गई थी जिसको विवश होकर मालदेव को भागने को विवश किया। इस तरह से वहां सफल रहा। इसके बाद कालिंजर, अंतिम उसका जो विजय है वह है कालिंजर विजय 1545 ईस्वी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कालिंजर विजय का। तो कालिंजर का शासक कौन था, कीर्ति सिंह था। कीर्ति सिंह जिसने धारा के शासक बीरभान को क्या था, शरण दे रखा था, बीरभान को शरण दे रखा था, जो हुमायूं के प्रति काफी मैत्री भाव संबंध रखा था इन कीर्ति सिंह, बीरभान सिंह। तो इस तरह से वहां पर इसलिए जो है कालिंजर पर अधिकार करना चाहता था। शेरशाह ने जब कीर्ति सिंह से जब बीरभान को सौंपने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। कौन कर दिया, इनकार कर दिया कि हम बीरभान को नहीं देंगे। तो क्या किया, शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। अब इसी समय शेरशाह ने उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र चला ही रहा था, यानी उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र चला ही रहा था, जो घायल होकर तुरंत जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बात है कि मृत्यु होने से पहले यानी मरने से पहले जो है ये कालिंजर दुर्ग का अधिकार कर चुका था। कौन, शेरशाह अधिकार हो चुका था शेरशाह का। तो अंतिम रूप से जो है शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है सासाराम में ही जो है मकबरे में वहीं पर दफना दिया गया। और शेरशाह के जो मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है इस्लाम शाह, वही गद्दी पर बैठा। वह 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन बाद में देखते हैं कि 1553 के बाद जब बैठते हैं सिकंदर सुर, यानी 1555 में सिकंदर सुर और अफगान वंश का अंतिम शासक था। पूछा जाए तो इनमें से अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था, सिकंदर सुर ही था, जो हुमायूं ने जो है इस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अब फिर से पुनः जो है मुगल काल का इतिहास प्रारंभ होती है। हुमायूं का दूसरा जो है इस अभियान में, यानी सिकंदर सुर को अफगानों को समाप्त करके और वह जो है मुगल का जो है इतिहास प्रारंभ होती है। तो इसके बाद जो है मुगलों का इतिहास प्रारंभ होती है। अब इसके बाद जो है हम जो है ये शेरशाह का जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसके अंतर्गत भू राजस्व नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। भू राजस्व नीति यानी शेरशाह के भू राजस्व नीति और इनके कुछ सुधारों का ये पहला और ये दूसरा। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे भू राजस्व नीति और उनके कुछ सुधारों के उपलब्धियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।